दोस्तों, दिस एज आई सेड दिस विल बी द लास्ट पीवाईक्यू डिस्कशन, और एक बार इसको जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद अ रेगुलर सेशन। उसका शेड्यूल मैं बता दूंगा, बिकॉज हमने कल डिस्कस कर लिया था किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डू। और ये वी आर हैविंग दिस एलएलएम कोर्स, क्रैश कोर्स फॉर मतलब रन बाय एबीवीपी। और let's hope- अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है? एक अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है क्या? अभिषेक, अगर लिख देते तो बढ़िया रहता, या बोल दो मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Hello. हाँ, हेलो। Yes. Am I audible? हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आ रही है। ठीक ठीक, चलो शुरू करते हैं। बस अभिषेक, एक ये करना, मैंने कल भी ये बोला था, एक बार दूसरे पेपर से भी वेरीफाई कर लेंगे। तुम जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे उसकी एक लिस्ट बना लेना, दैट विल हेल्प अस डिसाइड कि हमें कितना टाइम किसको एलोकेट करना है। पिछले क्वेश्चन पेपर का हमने बना लिया था, इसका भी बना लेना ब्रॉडली। चार पांच चीजें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद दूसरा आईपीसी सीआरपीसी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं था पिछली बार। आईपीसी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ से बहुत क्वेश्चन थे पिछली बार। ये चार। लेबर लॉ भी एक अलग से देख लेना, पांच। एविडेंस एक्ट से भी देख सकते हो, एविडेंस एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। और सीपीसी सीआरपीसी, लेकिन पिछली बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैं उन दोनों को हटा रहा हूँ, बट बनाते रहो। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या है? LLM। एक बार फिर दोबारा बता दूं कि इस बार एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ 75 लॉ के क्वेश्चन आएंगे, बस यही तैयार करना है। तो इसलिए कोई उसमें टेंशन नहीं कि मैथ्स नहीं आता, ये नहीं आता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, लिमिटेड लाइबिलिटी, वो तो कंपनी उस पर वर्क करता है, बट क्वेश्चन से आंसर देखने में यू शुड ऑल्सो रीड अदर ऑप्शन ऑल्सो। तो पार्टनरशिप एक्ट इस पे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, गुड फेथ, ड्यू डिलिजेंस पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। द फेमस केस ऑफ हैडली वर्सेस बैक्सनडेल इज रिलेटेड टू। तो अब जैसे ये, जैसे टॉर्ट से, टॉर्ट की भी एक वो बनाते रहना, टॉर्ट से केस से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इट इज डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम डज नॉट बिलोंग टू द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ इंजूरिया साइन डैनम इंजरी विदाउट डैमेज, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ut lite pendent nihil innovator qui fecit per alium fecit per se। तो इसमें वन टू तो सबको याद रहता है, थ्री और फोर में कंफ्यूजन होता है। लेकिन फोर इज वन हु डजंट एक्ट थ्रू हिमसेल्फ एक्ट, वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट थ्रू हिमसेल्फ। तो इसलिए ये तो वाइकेरियस लाइबिलिटी है। तो ये है, अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये जान लेना चाहिए, अगर क्वेश्चन से कभी भी पीवाई, जैसे मैंने पीवाईक्यू से बस तैयारी की थी, एक दो पीवाईक्यू बना लिया था, हो गया था मेरा। तो इसका मतलब आप देख लेंगे, तो इससे आपकी कम से कम दो तीन टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जैसे एक बार मैं आपके सामने खोल देता हूँ। अ, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडेंट लाइट। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर है, नॉट इसका, डॉट का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द लॉ ऑफ टॉट। ये भी टॉट से क्वेश्चन आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद द लॉ ऑफ टॉट, ये क्वेश्चन आ गया अपना। लॉ ऑफ टॉर्ट में और क्या क्या नहीं आता है? तो नेग्लिजेंस, वाइकीरियस लाइबिलिटी, कल्पेबल होमिसाइड, न्यूसेंस। तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं आएगा, वो तो अपने क्राइम के आता है। लेकिन हमेशा जब भी पीवाईक्यू करें तो दिस इज जस्ट नॉट फॉर टेस्टिंग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन से बहुत चीजें सीखी जा सकती। अब कल्पेबल होमिसाइड
किसके किस सेक्शन के अंडर है आईपीसी के, वो सब चीजें मालूम चल सकती है, 299, 300। आगे बढ़ते हैं। A precedent rule under Article 356 can be imposed in a state for a maximum period of, तो अब देखिए अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया, तो इट कैन बी इम्पोज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, क्योंकि उसके बाद कुछ अब ये आपको मालूम रहना चाहिए कि 356 में क्या लिखा हुआ है, क्या दो कंडीशन होनी चाहिए जब वो 2 साल से ज्यादा एक्सटेंड होगा। एक तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई इट्स नॉट रीजनेबल टू होल्ड इलेक्शन, दूसरी क्या रीजन, तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। In which case it was observed for the first time by the Supreme Court that equality is antithetical to arbitrariness। तो ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो आपने क्लासेस की होंगी, तो हमें ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट था, इनफैक्ट जस्टिस भागवती की लाइन है। और दिस केस ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, तो वैसे आप एक केस वैसे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद विच कंडीशन इज यूज नॉट टू सेटिस्फाई फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशन नॉट नीड नॉट बी सेटिस्फाइड। अब ये देखिए, जैसे ये हम लोग के जो कुछ केसेस थे, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले केसेस, लेकिन फिर भी आप आंसर्स नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो ये दिस यू शुड डेवलप दिस नैक कि कैसे ऑप्शन से आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। इट मस्ट हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम, हो सकता है नाम न हो, आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा, बट आप थर्ड ऑप्शन पढ़िए, इट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट, ये तो साफ साफ गलत है। स्टेट कोई रिलीजन को कैसे रिकग्नाइज कर सकता है? हो सकता है जैसे हिंदू में कोई शैव सेक्ट है, वैष्णविट सेक्ट है, लेकिन उसको स्टेट तो रिकग्नाइज नहीं करता है। बट नेवरदलेस बाकी तीन ऑप्शन अब पढ़िए, और वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के वो सब फीचर्स होने चाहिए। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्टिव नेम, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ दैट दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। इससे आप ये तीन फीचर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड विद द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। अब ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कौन सा केस नहीं है? तो देखिए, एल चंद्र कुमार तो है ही, क्योंकि एल चंद्र कुमार में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा था कि भाई ट्राइब्यूनल उसमें उसको हटाया गया था, मतलब एल चंद्र कुमार में कोर्ट ने कहा था कि ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस में शुड नॉट लीड टू ट्रिविलाइजेशन। उसमें 323 ए में वो जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं हाई कोर्ट को हटाया गया है, 226 उसको रिस्टोर किया गया था। संपत कुमार कैसे? क्योंकि चंद्र कुमार में, एल चंद्र कुमार में संपत कुमार को भी रेफर किया गया था। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो संपत कुमार वो केस है जिसमें कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट को बोला था कि यही इसी में थोड़ा चेंजेस कर दो। उसने 323 ई और 323 बी को देखा ही नहीं था, तो वो है। अब आपके लिए कंफ्यूजन आ जाता है ओम कुमार और रॉजर मैथ्यू। इनफैक्ट रॉजर मैथ्यू तो 7 जज वाली बेंच है, रिसेंटली उसके बारे में बात हुई थी, जिसमें ये मतलब वो कहा गया कि भाई ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंस बिल के थ्रू कोई जो चीजें हुई थी आधार एक्ट, तो कितनी सही है। लेकिन दिस वाज आल्सो, क्योंकि इस उस आधार एक्ट जो एक्ट किया था, फाइनेंस एक्ट 2017, उसके अंडर ट्राइब्यूनल्स को भी मतलब कुछ रैशनलाइज किया गया था, इसलिए ओम कुमार इसका आंसर हो जाएगा। या वैसे कंफ्यूजन है वो 3-4 में ही होना चाहिए, बाकी तो उसके बाद थोड़ा पढ़ के डिसाइड हो सकता है। हम बस इस क्लास का मेन पर्पज है कि एक बार तो हमें पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा हमें ये पता चल जाए कि बिना पढ़े हुए भी कैसे ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हैं। Which of the following constitutional amendment was not challenged in M Nagaraj versus Union of India? अब एम नागराज हुआ था 2006 में, और इट इज द केस ऑन रिजर्वेशन, तो स्पेशली इनफैक्ट प्रमोशन इन रिजर्वेशन। तो अब आप ये बताइए, 86 में कल बताया था कि 86 डील्स विद राइट टू एजुकेशन, 8 + 6 इज 14 ईयर्स तक एजुकेशन की राइट होती है, तो ऑब्वियसली ये चैलेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स पार्लियामेंट क्या करने के लिए? तो देखिए, अब ये याद रखिए कि 32 पे तो अपना सुप्रीम कोर्ट वो रिट जुरिस्डिक्शन आ जाएगी, टू राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली। अब 33 में, 35 में ये कि पार्लियामेंट अपना लॉ से बना सकता है, पार्लियामेंट बाई लॉ की इसमें जो ऑफेंसेस हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, उसको कैसे किया जाए। 34 में मार्शल लॉ है, 33 है कि आर्मी या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ये कर सकता है, पार्लियामेंट मॉडिफाई कर, उसके पास पावर है। कैसे याद रखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेल अरेंज्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना उसकी अरेंजमेंट इतनी सही है कॉन्स्टिट्यूशन की कि आप
तो आप देखिए 32 पे अगर हमारे फंडामेंटल राइट की बात बात हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ फंडामेंटल राइट कम होंगे। तो 30 मार्शियल लॉ 33 में नहीं आ सकता है, क्योंकि 32 के जस्ट बाद मार्शियल लॉ इधर अब्रप्ट चीज। तो 32 के बाद वो बोलेगा कि भाई कुछ पुलिस या मिलिट्री के लिए कुछ चीजें कम की जा सकती, उसके बाद मार्शियल लॉ कॉन्सेप्ट आएगा। और 35 याद रखिए कि वो होता है कि भाई पार्लियामेंट के पास, क्योंकि ये भी याद रख सकते हैं कि जब दैट शुड बी द लास्ट प्रोविजन ऑफ द चैप्टर, जब कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास जितनी पावर है टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर, इसका मतलब सारा चैप्टर खत्म होना चाहिए, तो वो 35 होगा। तो इसलिए नेशनल इमरजेंसी तो 352 होता है, ये 35 है, ये 34 है, तो ये 33। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नाइन्थ शेड्यूल केस? नाइन्थ शेड्यूल केस क्या है? आईआर कोएल्हो, जिसमें नाइन्थ शेड्यूल चैलेंज हुआ था। इनफैक्ट दिस वाज नॉट द फर्स्ट केस जिसमें चैलेंज हुआ था, या आप बताइएगा फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है जिसमें नाइन्थ शेड्यूल पे चैलेंज आया था। लेकिन आईआर कोहेलो में कोर्ट ने वही कहा था कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी जजमेंट है, जो भी लॉज इसमें डाले गए हैं, दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट डील विद यूनिफॉर्म सिविल कोड? अब किसमें नहीं है? तो इट्स अ डिफिकल्ट केस, वैसे शाह बानो डील्स विद इट, सरला मुदगल आल्सो डील्स विद इट। बाकी का क्या करेंगे? लेकिन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका तो वो है जिसमें आपको कहा गया था कि पुलिस आपको कोर्स करके आपकी ये जो लाइट डिटेक्शन टेस्ट और ये सब चीजें नहीं करा सकती। तो ये उस तरीके से आप कर सकते हैं। द लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन, इसके पीछे आप मत भागिए, अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसका आंसर मैं बता दूंगा, बट डोंट रन आफ्टर दिस क्वेश्चन। ये 2080 पिछले वीडियो में मैंने बोला था, आज भी दोबारा बोल रहा हूँ, 20% पढ़कर अगर 80% नंबर आ जाए तो ही आपके लिए ताली बजनी चाहिए। अगर आप 80% पढ़ के 80% ला रहे हैं तो कोई बहुत तालियां बजने की बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज बाइबल ऑन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए कौन सा केस सबसे बढ़िया है? तो वैसे तो हम इन री दिल्ली लॉज एक्ट, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपने पढ़ा होगा तो हम हमेशा इसी की बात करते हैं, बट एक बार आपको आर वर्सेस बुरा भी वेरीफाई करना चाहिए। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं आर वर्सेस बुरा है क्या। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ही है, और इनफैक्ट तब ये यही बाइबल होना चाहिए। लेकिन इन दी दिल्ली लॉज एक्ट भी एक तरीके से, ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे ही है, बट इसमें आर वर्सेस बुरा कोर्ट हुआ है तो वही वही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ डिवोर्स विच हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये किसको बोलते हैं ट्रिपल तलाक? आप मुझे बताइएगा, मुझे तो आई फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये नाम नहीं मालूम है, लेकिन आप इसका बताइएगा कि ट्रिपल तलाक किसको बोलते हैं और सब क्या होते हैं। इनफैक्ट और वर्बोस नहीं, बस अब अगर आप 2-3 वर्ड में हर के लिए बता दें तो वही मतलब याद रह सकता। जैसे अगर तलाक के हसन ट्रिपल तलाक है तो ठीक है, तलाक के सुन्ना, किसमें विमेन के पास राइट है, ये भी आप कर सकते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग एडेड टू CRPC 1992 Amendment Act 2006 आर। ठीक है। हाँ, द प्रोविजन रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग एडेड टू CRPC 1973 भाई। नो दिस इज ऑल्सो, अब ये CRPC से क्वेश्चन इसमें आ गया। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट इसको मैं बता दूंगा। बट ये हमेशा याद रखिएगा, नंबर से भी याद रख सकते हैं। जैसे मुझे जहां तक याद है प्ली बार्गेनिंग के 10 सेक्शन थे, एक सेकेंड। 265, 265 812, ठीक है। 265 812 ये है, ठीक है। अब कैसे याद रख सकते हैं?
FGHIJ, J10 है, KL, तो टोटल 12 सेक्शन है प्ली बार के लिए। और अब 12 है तो A से L होना चाहिए, इस तरह याद कर सकते हैं आप। ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच केस इज नॉट रिलेटेड टू राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन? DK बासु तो है। अरनेश कुमार, इट्स रिलेटेड टू अरेस्ट। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज मोर रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी, बट इट कैन बी रिलेटेड टू राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। वेरीफाई करना पड़ेगा, तो एक सेकंड, चलो वेरीफाई कर। जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक बार देख लेते हैं। जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी उसी से रिलेटेड, बिकॉज इट सेज डिनाइंग अ पर्सन ऑफ हिज लिबर्टी द सीरियस मैटर। ठीक है। DK बसु है, अरनेश कुमार भी है, तो इट शुड बी बच्चन सिंह, क्योंकि बच्चन सिंह तो अपने डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following jurists has divided the formal sources and material sources? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ब्रॉडली जूरिस्प्रूडेंस भी मालूम होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। इसके बारे में हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में भी क्लास लेंगे। हु इज कॉल्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन? ठीक है, मुझे कोई हवा भी नहीं लग रही है, बट इस पे हम क्लास लेंगे टोटल। बट अगेन हमेशा याद रखिएगा 20-80 रूल, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। Which is not a duty of an advocate: to respect the court, to refuse to represent clients who insist on adopting unfair means, to communicate with a judge in private. This is not a duty of an advocate, not to instigate, not, हाँ ठीक है। उसके बाद theory only individuals are the subjects of international law is propounded by, no idea। उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे, in which of the following year the UN General Assembly has created the position of UN High Commissioner? No idea, don't worry, ये नहीं किया जा सकता है। उसके बाद द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स इज कंसिस्टेड ऑफ, विच आर डिवाइडेड इन, नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वैसे इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि PIL से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बट विल डिसाइड, सब कुछ नहीं करना है। In which of the following case the Supreme Court has held that states cannot be directed to publish charge sheet and final report on states website for states cannot be directed and final reports on states website for पब्लिक एक्सेस? अच्छा, वैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसको कोर्ट को ही दिया जाता है। आपको इनफैक्ट कॉपी लेना होता है तो आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हो। तो ये केस क्या है? चार्जशीट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू पब्लिश चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट ऑन स्टेट वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस। एक तरीके से ये RTI का भी केस हो सकता था, बट ये आप मुझे बताइएगा। इट्स, आई रियली डोंट नो दिस आंसर, बट आप मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following provision of Right to Information Act deals with definition of term information? तो RTI का कौन सा सेक्शन जो इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है? तो एक बार ये देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो, मतलब सेक्शन 2F डील्स विद इंफॉर्मेशन। कैसे याद रखेंगे? F इंफॉर्मेशन, इस तरीके से याद रख सकते हैं। आई नहीं होगा, अगर आई होता तो बहुत सिंपल होता याद करना, इसलिए आई नहीं, तो मुझे याद होता सीधे। Application for setting aside arbitral award is made under section of the Arbitration and Conciliation Act. So this is made under section 30, section 34। सेक्शन 34 की पिटिशन लगाते हैं हम लोग कोर्ट्स में, सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन एक्ट। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ADR टू रिजॉल्व मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स? तो मीडिएशन होगा। आप हमेशा देखते हो कोर्ट मीडिएशन के लिए भेजता है। आर्बिट्रेशन कंपनीज के लिए होता है। निगोशिएशन जनरली दोस्तों के बीच होता है। मीडिएशन क्यों चाहिए होता है मैट्रिमोनियल में? क्योंकि मैट्रिमोनियल में
बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कोई अगर लेट से कोई अगर पहले के जमाने में कोई परिवार का बड़ा आदमी बीच में बीच बिछाव करा देता था, तो इस तरीके से यहाँ पे मीडिएशन ही देखते हैं। कंसिलिएशन इज एक तरीके का। अच्छा, मीडिएशन और कंसिलिएशन में अंतर ये होता है, कंसिलिएशन भी, कंसिलिएशन सबसे, अगर हम उसमें अगर हम उसमें ड्रॉ करें इनफैक्ट स्पेक्ट्रम, तो कंसिलिएशन, फिर निगोसिएशन, फिर मीडिएशन, फिर आर्बिट्रेशन, फिर लिटिगेशन, ऐसे होता है। डिपेंडिंग ऑन कि किस में कितना ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है, कितना ज्यादा मतलब एक तरीके से डायरेक्शन होता है। लेकिन कंसिलिएशन मीडिएशन में बस इतना अंतर है कि कंसिलिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है वो इनकरेज करती है कि तुम ये कर लो, वो कर लो। जबकि मीडिएशन में इट्स जस्ट प्रैक्टिकल, इफेक्टिवली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो वो they're just they mediation में they encourage the parties to arrive at a solution. They encourage the party to generate their own options. Which of the following is correct about the law of limitation? It bars the extrajudicial remedy. नहीं. It is a substantive law. नहीं. It extinguishes the right. अच्छा, इसमें एक ही सही है, it bars the remedy. बस चार सही है इसका आंसर। उसके बाद टर्म ऑफ पेटेंट इज डिफाइंड अंडर, या थोड़ा सा याद करना होगा, बट सेक्शन मतलब याद करना होगा थोड़ा, सेक्शन 53 होना चाहिए। द टर्म क्रिमिनोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाई, तो देखिए हर टॉपिक से द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे, हु इज सेड टू बी फादर ऑफ परोल, क्रिमिनोलॉजी से क्वेश्चन है। So the following section of Juvenile Justice Act provides that where an offense under the Juvenile Justice is punishable with imprisonment for a term more than 7 years, then such offense shall be cognizable and non-bailable. कहता है कि punishable with imprisonment for a term more than 7 years, such offense shall be cognizable and non-bailable. तो इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे? अब आप ये बताइए, या तो ये एकदम शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है, ये तो डेफिनेशन के सेक्शन होते हैं, सेक्शन 254 तो नहीं होगा, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो एकदम शुरुआत में होना चाहिए, एकदम अंत में होना चाहिए, बीच में तो नहीं होना चाहिए। तो या तो 24 होगा या 86 होगा, ठीक है। तो अब एक बार पहले चेक कर लेते हैं। सेक्शन 86 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आ गया। अब अब मुझे ये बताइए कि मैंने ये क्यों गेस किया, मुझे नहीं आता था। क्योंकि जब सारे ऑफेंसेस खत्म हो जाएंगे, जैसे आप सीआरपीसी देखिए, जब सारे खत्म, उसने सेक्शन बता दिया, फिर शेड्यूल में बताया कि हाँ भाई ये सब चीजें ऐसे होंगी। तो जब सारे ऑफेंसेस हो जाते हैं, मतलब जब डिफाइन कर लिया उसमें, उसके बाद बताया कि हाँ भाई ये बेलेबल है, ये मतलब कॉग्निजेबल है, शुरुआत में तो नहीं बताएगा उसको। तो इसलिए सेक्शन 86 होना चाहिए। डिवेलप दिस हैबिट, डिवेलप दिस नैक, बाकी सब चीजें हो जाएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन 58, विच लॉ प्रोवाइड्स फॉर द विक्टिम कॉम्पनसेशन इन इंडिया। विक्टिम कॉम्पनसेशन सीआरपीसी में है, क्योंकि सेक्शन 356 तक कुछ इस तरह है उसका, सीआरपीसी में है। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2002। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, तो आपने कॉम्पिटिशन एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसमें हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में सेम लेवल पे, तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, टाई इन अग्रीमेंट, कार्टेल, कार्टेल होगा, क्योंकि कार्टेल में हम सेम लेवल के ग्रुप में से बोल देते हैं कि भाई हम इसको हाई प्राइस में बिड करेंगे। रूल ऑफ यूजडम जनरस मीन्स the words of the statute should be understood in inter rule of यूजडम जनरस क्या होता है? the words of statute should be understood in strict consonance with its objective, ये यूजडम जनरस नहीं है। should be understood in logical manner,
शुड बी इंटरप्रेटेड इन देयर कॉन्टेक्स्ट, ये बोलता है, ये है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो प्रीवियस जो वर्ड्स है वो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी एविडेंस। विच इज नॉट करेक्ट, तो थोड़ी देखिए, इस बार एविडेंस एक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉपीज मेड फ्रॉम, और ये सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट अगर आप देखेंगे तो, अब देखिए, हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बट 2 और 4 देखिए। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सेम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ, सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, गिवन बाय सम पर्सन हु हैज नॉट हिमसेल्फ सीन इट। इसका मतलब 2 और 4 में से ही कोई आंसर इसका होना चाहिए। तो सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, अगर वो उसका ओरल अकाउंट देगा, तो अगर वो सेकेंडरी एविडेंस आएगा तो 4 क्या होगा, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। Oral accounts of the content of a document given by a person who has himself seen it. अच्छा, सॉरी, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। 4 तो एक तरीके से वो हो जाएगा, फॉरगेटिंग द टर्म, लेकिन सुनी सुनाई बातें, तो वो तो एनी वे एडमिसिबली नहीं होती है। और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज प्राइमरी एविडेंस, तो ओरल अकाउंट अगर उसका देगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। सॉरी सॉरी, तो ये स्मार्टनेस कई बार धोखा खा जाता है, बट नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट द टर्म कंक्लूसिव प्रूफ इज नॉट यूज्ड। तो कुछ 3-4 सेक्शन जिसमें कंक्लूसिव प्रूफ यूज हुआ है। 113 में यूज हुआ है, लेकिन 113, 112, 111 इन तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए। तो ये आप उस ढंग से एक बार देखा जा सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कैन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो सबसे पहली बात है तो कि ए होना चाहिए, बिकॉज इट वाज एडेड बाय अमेंडमेंट, तो इसका आंसर 279 ए होगा। द टर्म व्हाइट कॉलर क्राइम वाज कॉइन्ड बाय सैलमन इमैनुअल कैंट एंड सदरलैंड। अगर आपने थोड़ा भी मतलब इसके वो पढ़ा होगा, सदरलैंड इसका हो जाएगा। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, वही पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं assertion reason. Duties may be classified into primary and secondary duties. Duties are subject to classification. तो आई डोंट नो, मतलब ये ड्यूटीज जूरिस्प्रूडेंशियल वाली हो सकती है। ड्यूटीज में बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज, ड्यूटीज आर सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 हो या 2 हो, बिकॉज फॉल्स कहना मुश्किल है। तो अब अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, कंफ्यूजन लग रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान ही लीजिए। इफ दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटी हो। बट अब जैसे ये कहते हैं, समझ में आ गया कि कोई रीजन प्राइमरी या सेकेंडरी ड्यूटी है, इसका ऑब्जर्वेशन, इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ड्यूटी दैट सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन। सिंस आई एम साइंस स्टूडेंट, तो मैं बस उस ढंग से सोच रहा हूँ लॉजिकली कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बांट सकते हैं, इसका कोई रीजन होना चाहिए किस बेसिस पे बांट रहे हैं। अगर बटा हुआ है तो इसको देखकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दे आर सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन, बट दैट्स नॉट द रीजन। उसके बाद a person in possession of a thing is deemed to be the owner of the thing. Possession is as good as ownership. तो आर तो गलत है, ही इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द थिंग, बट इट्स नॉट एज गुड एज ओनरशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Precedent is like a gold in a mine. It has to be searched in law reports. तो why precedent is like a gold in a mine? Because it has to be searched in law reports. तो इसीलिए तो उसको कहते हैं। तो ये इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानेंगे। यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर ये है तो वाई, अगर वाई इज आंसर्ड बाई आर तो इट इज एक्सप्लेनेशन। X opens a hotel in front of Z's hotel. All the customers of Z's patronize or Z patronize X. Z cannot claim damages. ठीक है, there is Latin maxim damnum sine injuria, damage without injury. ठीक है,
तो ये सही है, एक्सप्लेन भी करता है। देयर कैन बी डैमेज विदाउट इंजरी, यहाँ पे लीगल इंजरी तो हुई नहीं है। कल मैं बता रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैमेज, डैमेजेस एंड इंजरी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो पिछला वाला वीडियो देख लेना, मैंने इसमें डिटेल में बताया था। और उसका लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Given below are two statements. One is हाँ, इसमें in India that is Bharat shall be union of states. States have right to secede. गलत है, they don't have right to secede. ये तो assertion ये सही है। Laws are only valid, 10 मिनट में हम खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। Laws are only valid if they are just. The aim of law is to secure justice. वैसे ये गलत है, लॉज आर ओनली वैलिड इफ दे आर जस्ट। लॉ और जस्टिस में थोड़ी मतलब डिफरेंस है। द एम ऑफ लॉ इज टू सिक्योर जस्टिस, बट लॉज आर ओनली वैलिड, ओनली और नेवर, ये सब जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है वो हमेशा गलत होते हैं। वैसे ये कहना भी एब्सोल्यूट हो जाएगा हमेशा गलत, बट जनरली वो गलत हो। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी, ठीक है, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाई हाउ वी डिसाइड डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी। या वैसे आप इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, वाई आंसर हो रहा है, बट एक्चुअली आर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एज, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी है तो इसलिए इसको केपेबल ऑफ सूड एंड बीइंग सूड। डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया गया, दैट इज द रीजन। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द रिजल्ट ऑफ इट। उसके बाद चलते हैं, अरेंज द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेक्शन वाइज। तो ये अब थोड़ा सा देखिए, ब्रॉडली चीजें मालूम होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए, ब्रॉडली मालूम होनी चाहिए। इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट, एजेंसी। तो मतलब अगर आप एक बार सेक्शन देखेंगे तो ये आपका अरेंज हो जाएंगे, बस मैं आपको दिखा रहा था, आगे बढ़ते हैं नहीं तो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड आंसर। लिबल इज डिफेमेशन इन सम परमानेंट फॉर्म, लिबल लिखा हुआ होता है, ठीक है। स्लैंडर द डिफेमेशन इन ट्रांजिएंट फॉर्म, ठीक है। लिबल इज क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल एज सिविल रॉ, ठीक है। अंडर इंडियन लॉ ओनली लिबल इज क्रिमिनल ऑफेंस, डी गलत है, इंडियन लॉ में दोनों क्रिमिनल ऑफेंस है, स्लैंडर इज क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल एज सिविल रॉ। तो देखो डी गलत, अगर मैं डी को एलिमिनेट कर दिया तो ए बी सी और ए बी ई बचा। ऑब्वियसली सी और ई में कोई एक ही गलत होगा। तो अगर हमने ये देख लिया कि अंडर इंडियन लॉ लिबल इज, अच्छा लिबल और स्लैंडर में लिबल इज मोर मतलब सीवियर, तो लिबल इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल एज सिविल रॉन्ग, ज्यादा सही लग रहा है, तो ईपीसी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड आंसर। थेफ्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 378, ठीक है। एक्सटॉर्शन डिफाइंड अंडर 381। रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 390। डेकॉइटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 391। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी इज 399। तो ये तो देखिए ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है। अब डेकॉइटी इज डिफाइंड, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी इज पनिशेबल अंडर, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा आईपीसी के सेक्शन, लेकिन अगर आप 379 डील्स विथ थेफ्ट के लिए पनिशमेंट, 380, 381, 381 आईपीसी डजंट डिफाइन एक्सटॉर्शन, आई सस्पेक्ट। देखिए 381 डजंट डिफाइन एक्सटॉर्शन, क्योंकि देयर कैन बी मेनी फॉर्म्स जो जो फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट हैं। तो 379 तो सिंपल थेफ्ट का पनिशमेंट देता है, तो 380 भी इज नॉट द ओनली फॉर्म, एग्रेवेटेड फॉर्म 381 भी होना चाहिए। तो इसलिए अगर बी आप गलत मान लिए, ए सही मान लिए, तो फिर आपका आंसर आएगा ACDE। थोड़ा रिस्क चाहिए, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इश्क है तो रिस्क है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Arrange the following articles of the Constitution in correct sequence on first come basis. Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts, special address by, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ jurisdiction of high courts to union territories, language to be used in parliament, power to carry on trade, power to carry on trade और language to be used in parliament। डी तो ई के बाद आएगा, ठीक है। तो आप देखिए डी ई के बाद कब आ रहा है, डी के बाद 1 और 4 में आ रहा है, लेकिन
ए तो पहले है ना डी से, तो इसलिए ये होगा ABCD। ठीक है, बिकॉज स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट भी शुरू में ही है जब आपका वही पार्लियामेंट की बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। Sequentially arrange the grounds for disqualification in Article 102 of the Constitution of India। एक बार देखना होगा सब चीजें को कि उस ढंग से हो जाएगा। ई तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ई तो लास्ट लिखे इसमें भी लास्ट में एग्जामिनर भी स्मार्ट बन गया। उसके बाद सीक्वेंशली अरेंज द गिवन फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, ये आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, मैं बोलूंगा, लोग सुनने के लिए एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, फिर इसके बाद एसोसिएशन फॉर्म करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, उसके बाद असेंबली होगी, फिर मूव करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, तो बी सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये आपका आ गया। सॉरी, पहले स्पीच के बाद असेंबली आती है, लेकिन मूव करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CRPC में सीक्वेंशली अरेंज दी सेक्शन, तो ये सब चीजें आपको एक बार देखना होगा, ये मुझे अभी याद नहीं है, बट देखिए ब्रॉडली चीजें, बस एक दो चीजें आपको आती रहेंगी, सब हो जाएगी। जैसे बी मुझे याद है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस 320 टाइप कुछ होता है। और लीगल एड टू एक्यूज, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, ये ए बी के बाद आएगा और ई बी के पहले आएगा। तो ए अगर बी के बाद आना है तो ये होगा। ठीक है, बस 5 मिनट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, उसके बाद टू स्टेटमेंट्स, फिर स्टेटमेंट 1 और 2। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सही बात है। मेक लॉ, यही मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर से। ह्यूगो ग्राइटस, फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, हु डिस्कस लॉ ऑफ वॉर एंड पीस इन हिज बुक। ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा ब्रॉडली इसकी चीजें। ये सब ऐसे हम क्वेश्चन नहीं देख लेंगे। A design when registered shall be registered on the date of application for registration of design, सही है। When a design is registered, the registered proprietor of the design shall have a copyright in the design during 20 years from the date of registration। नहीं यार, ये क्या बोल रहा है, ये गलत है। उसके बाद वो 10 साल होता है। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। सॉरी, दिस इज एक्सप्लेनेशन, तभी तो टू कॉइन का है, क्योंकि रेसिडुअरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ओनर्स क्लॉज लाइक शैल प्रेज्यूम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स एज वायलेटिव ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। शैल प्रेज्यूम ठीक है, रिवर्स ओनर्स क्लॉज है। These offences which contain reverse onus clause do not require the presentation to prosecution to establish any fact beyond reasonable doubt। ठीक है, हाँ मतलब सही बात है, जनरली पहले आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेंगे तभी दूसरी पार्टी को आंसर करना होता है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं। रेप एंड गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर 12 years of age is punishable with death। गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर 16 years of age इज पनिशेबल विद डेथ। तो इसमें से आप देख सकते हैं एक बार 376 के जो BCD वाले जो वो है, उसमें से आपको पता चल जाएगा। बट ऑब्वियसली ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, अब हमें समझ में आ गया ब्रॉडली। 8 judges bench sitting for deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution of India is the Constitution bench। हाँ सही है, 5 या 5 से ज्यादा कुछ भी होगा। An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of High Court in the territory of India, and the High Court has reversed an order of acquittal of an for life imprisonment। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। arrange the following acts on environment protection in ascending order of their enactment। अरे यार ये कैसे तुरंत बंद हो जाएगा। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 19, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट पहले पब्लिक, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। पब्लिक इंश्योरेंस लाइबिलिटी एक्ट 1994 में आया था।
तो हमारे हिसाब से सी सबसे एंड होना चाहिए, सी सबसे लास्ट में होना चाहिए, सी से पहले बी होना चाहिए। फोर हो गया आपका आंसर। बस बहुत नहीं मालूम होना चाहिए दोस्तों, मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल पे लिए नहीं एप्लीकेबल है, तो बी आंसर नहीं होना चाहिए, ए डी और ई। ठीक है। वैसे फ्यूचर प्रॉपर्टी में आई डोंट नो, मतलब ये ऑपरेट कर सकता है फ्यूचर में, बट द प्रॉपर्टी प्रेजेंट। एक बार मैं चेक करके बता दूंगा टीपीए का, आप तो